इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का। अब क्या बोलूं या की बोलूं, कुर्सी तो होती है। तो कहानी कुर्सी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी बीजेपी आखिर क्यों पिछड़ गई, सारा मंथन इस बात को लेकर हो रहा है। यूपी बीजेपी की लखनऊ में हुई कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन हुआ और इस दौरान उम्मीद के मुताबिक परिणाम न आने को लेकर बीजेपी में मतभेद भी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो ये कह रहे हैं कि हार की बड़ी वजह हमारा अति आत्मविश्वास रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी कल भी हमने चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि संगठन तो सरकार से ऊपर होता है। इसमें उनका भी अपना दर्द झलका था। क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि अब उन्हें और तवज्जो की ज़रूरत है, नज़रअंदाज किया गया? क्या कोई बगावत की सुगबुगाहट है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाले बयान दिया उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने। संजय निषाद ने बीजेपी के हार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना और अफसरशाही के बेकाबू होने को बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलने से गरीबों में बहुत नाराजगी है। उन्होंने कहा माफियाओं पर आप बुलडोजर चलवाइए, वो ठीक है, लेकिन आप जिन्हें विस्थापित कर रहे हैं पहले उन्हें स्थापित तो कर दीजिए, उसके बाद फिर बुलडोजर चलाएं। ये बातें पहले नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि चुनाव का नतीजा सरकार की उम्मीदों की तरह नहीं आया है, इसलिए तमाम बातें हो रही है, वरना बुलडोजर तो तब से चल रहा है। आज की तारीख भी कहीं बुलडोजर खड़े हुए हैं, पीला पंजा चलने की तैयारी में है। लेकिन बात यही कि संजय निषाद के इस बयान के पीछे आखिर मंशा क्या है। सबसे पहले आपको संजय निषाद क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं। तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने एक यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में मुद्दा केवल एक ये बुलडोजर का नहीं है, मुद्दे कई सारे हैं। मुद्दा बगावत को लेकर है, मुद्दा क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं कार्यकर्ता की, क्या नेताओं की नहीं सुन रहे हैं। सवाल ये भी कि टीचर्स को लेकर जो मसला चल रहा है, जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद का जिक्र तो हमने आपके सामने कर ही दिया है। ऊपर से मेरठ में एक मारपीट की घटना भी सामने आ गई, जहां पर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के बीच में ठन गई, पत्थरबाजी हो गई, माहौल खराब हो गया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी एक खबर नहीं है, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंगावकर जी और रोहन दुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, इतनी खलबली मची हुई है? संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य, कोई संगठन की बात कर रहा है, कोई सरकार की बात कर रहा है, कोई अधिकारियों के ना सुनने की बात कह रहा है, और अब तो बुलडोजर पर भी बात हो गई। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब बहुत ताकतवर थी तो ये सारे लोग इन्हीं योगी जी का गुणगान करते थे, यही बुलडोजर कहते थे कि देखिए कैसे कानून व्यवस्था का राज है। और संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर, ये जो नेता हैं, इनकी अपनी एक प्रवृत्ति है, इनका अपना एक तरीका है। इस समय इनको अवसर मिल रहा है। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कार्यकर्ता नाराज है, एक पहलू ये है कि बेजा दबाव बनाकर, यानी गलत तरीके से दबाव बनाकर अधिकारी से गलत काम कराना और भ्रष्टाचार करना, इसके बीच की लाइन बड़ी बारीक होती है। और वो बारीक लाइन देखना राज्य के जो मुखिया हैं, जो शासक हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनका काम है।
अब अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ रह जा रही है तो निश्चित तौर पर उसका दुष्परिणाम होगा। लेकिन बुलडोजर जहां तक है तो बुलडोजर अभी तक तो वहीं चला है जहां पर कुछ इस तरह की घटनाएं आई जो जिसको समाज के तौर पर हम देखते हैं तो खराब घटनाएं हैं। उसी में कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो संजय निषाद बता रहे हैं, या कानपुर की जो एक घटना आ गई थी वो पीड़ा देती है। अब अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो है, उसमें वो जा रहे थे और उनको पता चला कि वो घर तोड़ दिया गया, उधर से गुजर रहे, तो उन्होंने कहा इसको आवास क्यों नहीं दिया? फिर अगर इसके पास घर नहीं है तो इसको तो प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। अब ये कितनी छोटी सी और सामान्य सी बात है। सरकार के तौर पर अगर कोई व्यक्ति इतना मजबूर है, इतना गरीब है, इतना निरीह है कि उसने कहीं झोपड़ी डाली थी, तो इसका मतलब कि उसके पास घर नहीं है ना। तो अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम क्यों उसमें शामिल नहीं हो रहा है? ये एक बात है। संजय निषाद जो कह रहे हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस बहाने उनका डीएम एसपी पे थोड़ा दबदबा बढ़ जाए, इस बहाने, और जानबूझ के उन्होंने यादव जाति भी नाम ले लिया, यानी इसका मतलब कि उनकी वाली सुन ली जाए। एक ये भी बात है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में हैं, एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों में अकेले व्यक्ति हैं जो भाजपा के मूल संगठन के हैं। विश्व हिंदू परिषद से आए, गौरक्षा समिति में थे, विश्व हिंदू परिषद में आए, फिर विधायक बने, सांसद बने। इस स्थिति में उनको लगता है कि उप मुख्यमंत्री होने के बाद उनका वो दबदबा, वो औरा, वो प्रभाव नहीं है। उनके लोग पूछते हैं कि भाई ये प्रभाव क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ सरकार में शायद उस तरह से उनकी नहीं चल पाती है। अब एक हार हुई संगठन में उनको, लेकिन वो भी 2022 के चुनाव में हार गए थे, तो उसके बाद थोड़ा उनका भी मनोबल टूट गया था। अब थोड़ा सा अवसर मिला है तो वो भी बात कर रहे हैं। और चूंकि कार्य समिति की बैठक थी तो उसमें तो सबसे अच्छा है ना भाई कि संगठन सबसे ऊपर है, इस तरह की बातें आप करते हैं तो कार्यकर्ता को थोड़ा जोश देते हैं, और कार्यकर्ता कहता है कि देखो हमारी बात इसने की, तो योगी जी तो सरकार की बात करके रह गए, उन्होंने संगठन की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आपका सम्मान इसी से है क्योंकि सरकार है। तो इस तरह की भी चर्चाएं होती। लेकिन कुल मिलाकर एक लाइन में कहें, भारतीय जनता पार्टी के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में, जिसको पेंडोरा बॉक्स कहते हैं, वो खुल चुका है। अब केंद्रीय नेतृत्व को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि ये सब चीजें दुरुस्त होती दिखे। अभी भले ही योगी जी ने कहा कि 10 की 10 विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे, लेकिन ये तो सब जानते हैं ना कि उसमें से 5 ऐसी सीटें हैं जिसपे समाजवादी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सीटें हैं 10 में से, और बची 5 में भी कोई आसान तो है नहीं। समीकरण इतने आसान तो दिख नहीं रहे, लक्षण भी बहुत ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ इसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं। एक बार उनका भी बयान आपको सुना देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्या ना अति आत्मविश्वास हो गया था, उन्हें ये लग रहा था कि ये तो जीती हुई बाजी है, ये जीत ले जाएंगे, और इसी कारण ये सेटबैक मिला। हालांकि 10 सीटों पर उपचुनाव में जीत होगी, ये बात उन्होंने कही, लेकिन सेटबैक क्यों मिला उस पर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। अब देखिए, ये विरोधियों पर तो निशाना था ही, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी सुनते नहीं है, तब भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। पिछले 24 घंटे में क्या क्या एक्शन लिए गए हैं वो जरा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है। अब बनारस में एक सड़क के निर्माण में लापरवाही बरती गई तो जो ठेकेदार है उस पर भी 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। अब ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही है। अब टीचर्स जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी मनाने के लिए कोशिश होगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात भी कह रहे हैं। तो जहां जहां से विजय जी नाराजगी की खबरें आ रही हैं वहां पर अपने एक फीडबैक सिस्टम के सहारे वहां पर वापस रिकवरी की कोशिश हो रही है। लेकिन ये संजय निषाद का निकल कर आ जाना या केशव प्रसाद मौर्य का बोल देना, ये तो फिर डैमेज करेगा। डैमेज क्यों करेगा ये भी देखने की जरूरत है ना। और जैसे हर्ष जी ने कहा कि ये स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज समझिए, 7 साल हो गए योगी सरकार को और 10 साल हो गए मोदी सरकार को, ठीक है।
हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है प्रेशर कुकर का सिस्टम। प्रेशर कुकर में क्या हो कि जब प्रेशर पूरा बन जाए ज़्यादा तो फिर वो सीटी से विशल से उसको कम किया जाता है। अब वो 7 साल से आपने उस विशल को ब्लॉक कर रखा था। ये कोई नई बात नहीं हो रही है और आज आप कह रहे हैं कि आईएएस के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें क्या बात हो गई है? ये तो सरकार का काम है कि कार्रवाई करे, लेकिन क्या 7 साल से वो कार्रवाई कर रहे थे? और कार्यकर्ता कर रहे हैं। यदि संजय निषाद कह रहे हैं उनकी राजनीति तो समझ में आती है कि वो अपने प्रेशर के लिए और अपने ऑफिसर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो संजय निषाद की तरह से फ्री नहीं है। वो अभी भी डिसिप्लिन में, अनुशासन में और तमाम तरीके की चीज़ों में दबा हुआ, और उसकी आदत में भी उस तरह से नहीं होता कि वो सार्वजनिक तौर पर वो बात करे। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं तो वो कार्यकर्ताओं की भी आवाज़ है। वो अपनी राजनीति के लिए भले ही कर रहे हों जिस तरह से हो रहा है, लेकिन 2 बयानों को आप देखिए। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं अति आत्मविश्वास के कारण हम हारे, तो मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहे हैं। ये अति आत्मविश्वास किस में है? कार्यकर्ताओं में थोड़ी है, नेताओं में होता है ना अति आत्मविश्वास। तो वो किस पर निशाना साध रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास तो नेताओं से आता है कि आपने कहा कि हम तो बस 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 400 पार करेंगे, तो कार्यकर्ता भी सोचता है कि ठीक है हम लोग जीत ही रहे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, तो संगठन तो बड़ा है तो फिर वो किस पर निशाना साध रहे हैं? सरकार पर, मैं इस बात को और आगे मुख्यमंत्री जी बढ़ाऊंगी, पर। लेकिन एक जो ये तस्वीर आ रही है वो दर्शकों को बतानी जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। रहीम नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में भी ये रोक जारी रहेगी। अधिकारियों के साथ मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है और थोड़ी देर में उसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है कि जो बुलडोजर चलने वाले थे इन तमाम इलाकों में, फिलहाल पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। ये नोटिस आप देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहले तो जब गलत तरीके से मकान बन रहे थे तो बने क्यों? अब जब मकान बनकर इतने साल हो गए, जो बात संजय निषाद कह रहे थे। अब रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, पहले तो आप ये जानकारी दें कि क्या बुलडोजर कार्रवाई आगे होगी या नहीं होगी, या फिलहाल के लिए रोक है? देखिए मीनाक्षी, अभी कोई रोक नहीं लगी है और बुलडोजर चलने में तो अभी वक्त लगेगा। अभी यहाँ पर आप जब इस समय हम पंतनगर में हैं, आपको अगर हम आगे दिखाएं तो उस तरह से जो लाल निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 9 मीटर अंदर, माने ये जो मकान है 9 मीटर अंदर तक तोड़ा जाएगा। इसी तरह से ये पूरी जो रो है ये 9 मीटर अंदर जाएगी और इसी तरह से ये पंतनगर के करीब 850 मकान हैं जिन पर लाल निशान लगाए गए हैं। अब इन लोगों को डर लग रहा है कि इनके घर चले जाएंगे। सबके हाथों में, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, हाथ में इस तरह से रजिस्ट्री है, बिजली के बिल हैं। इनका कहना है कि एलडीए से उन्होंने नक्शा पास कराया था। कई लोगों ने बैंक से लोन भी लिया हुआ है। तो बहुत यहाँ पर एक तरह से डर है कि पता नहीं कब सड़क पर हम आ जाएंगे। ये महिलाएं हैं। आपने घर कब खरीदा था? 2016 में। 2016 में। आपका तो बहुत सारे तो साथी हैं जो 2000 में। हाँ, 2000 से ही सब लोग। अब आपके यहाँ भी लाल निशान लग गया है? जी हाँ, लाल निशान यहाँ लग गया, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक की लाल निशान लग गया। बिल्कुल, पूरा एरिया कर दिया गया। कितनी परेशानी इससे हो। ठीक है रुचि, आप अपनी बातचीत इन महिलाओं से जारी रखिएगा। विशाल प्रताप सिंह भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या खबर निकल कर आ रही है मीटिंग से? क्या कहा गया है? घर तोड़े नहीं जाएंगे या अभी नहीं तोड़े जाएंगे, बाद में कार्रवाई होगी, क्या इनपुट है? मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5 कालीदास, वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जो भी संबंधित विभाग हैं जो कि कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, वहां पर सर्वे हो रहा था, घरों पे लाल निशान लगाए जा रहे थे, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण शामिल था, सिंचाई विभाग शामिल था, नगर निगम शामिल था और एजेंसीज भी शामिल थी। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कंफर्म जानकारी यह है कि लोगों को फिलहाल राहत दी जा रही है। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी और
ये रोक तब तक लगी रहेगी जब तक वहां पर बताया जा रहा है कि काफी सारे एजेंसी सर्वे और भी करेंगे। और यह माना जा रहा है कि मानवता के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जो भी कार्रवाई हो उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि जो आबादी है, जो लोग हैं, जो वहां रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, जो 40 साल से वहां पर रह रहे हैं, जिनके पास रजिस्ट्री है, जो बिजली का बिल भरते हैं, जो वाटर बिल भरते हैं, जो वहां के बाकायदा वोटर आई कार्ड में जिनका नाम मेंशन है, उनको तकलीफ ना हो, आम जनमानस को परेशानी ना हो, आम जनमानस इस पूरी कार्रवाई से किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। और यह भी कहा है सिंचाई विभाग से कि इस बात को भी वो देखने की कोशिश करें कि फिलहाल जितनी जमीन उनके पास मौजूद है, जो कि 35 मीटर है, तो अगर वो 35 मीटर से ही अपना काम चला सकते हैं तो एक बार फिर से वहां पर जाएं, अधिकारी दोबारा इस बात को निर्देशित करें कि कुकरैल नाले को लेकर के जो पूरा सौंदर्यीकरण का काम होना है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है बगैर वहां पर किसी भी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई को किए हुए। ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीर जी, ये जो बात संजय निषाद कह रहे थे कि सालों से रह रहे हैं, उन्हें आप विस्थापित कर देंगे, ये तो जितना एरिया अतिक्रमण किया हुआ है केवल उतना हिस्सा गिराने की बात हो रही है और कोई झुग्गी झोपड़ी तो यहाँ पर नजर आ नहीं रही है। देखिए, जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं 2024 के, उसने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर की स्पीड को कम कर दिया। बुलडोजर तो चलना चाहिए, बुलडोजर उस पर जरूर चले जो अपराधी कार्रवाई करते हैं, जो अवैध संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, जो अपराध से पैसा कमाते हैं और संपत्तियों में लगाते हैं, वहां जरूर बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अकबर नगर में चला, 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 10 साल से लोग रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, सब कुछ है, तो इनके ऊपर बुलडोजर चलाने के पहले उन अधिकारियों के घरों पर तो बुलडोजर चले जिन लोगों ने इसको परमिशन दिए, जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई, जिन्होंने इसे नियमित करा, उनके ऊपर बुलडोजर चले। जो दलाल और अपराधी हैं, जो जमीन के प्लॉट करते हैं, सरकारी जमीनों पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हैं, प्लॉट बेचते हैं, गरीब आदमी प्लॉट खरीदता है, मकान बनाता है और 5 साल बाद आप कह देते हो कि सरकारी जमीन थी, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। आप उनसे मकान लीजिए, लेकिन आप उनकी दूसरी व्यवस्था तो कीजिए रहने की। उससे भी 1-2 मकान नहीं होंगे, इसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसे मकान है जहां इस तरीके से मकान बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप किसी एक कॉलोनी पे कार्रवाई करते हो तो बाकी उन और लोगों पे डर बैठता है। जो गरीब आदमी किसी के बहकावे में आके जगह लेता है, उसे पता नहीं पड़ता कि जब सरकारी जमीन थी वहां प्लॉटिंग हो गई है, रजिस्ट्री हो गई है, वो टैक्स भर रहा है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का बिल भर रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, तो उसे लगता है कि जब मैं सारे टैक्स भर रहा हूं तो मेरा मकान साफ सुथरा है या किसी तरीके का अवैध मकान नहीं है। और अचानक अधिकारी जाके अगर लार्क मार्क लगा दे तो आज की तारीख में एक मकान बनाना कितना मुश्किल होता है, ये सरकार भी जानती है। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले में सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आया उसके बाद से जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो या संजय निषाद के बयान आ रहे हैं, देखिए अब वहां पर यह कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हार का टिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। केशव प्रसाद मौर्य हार का टिकरा सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से वो योगी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि योगी ने जिस तरीके से शासन चलाया है उसके कारण यह हार हुई है, योगी ने जिस तरीके से अधिकारी को खुली छूट दे दी उसके कारण यह हार हो रही है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई अधिकारी नहीं करते हैं। अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई अधिकारी नहीं करते, कार्यकर्ताओं की सुनवाई विधायक और सांसद नहीं करते, विधायकों की सुनवाई विधायक करे कि मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। दिल्ली के नेता को कहना है, उत्तर प्रदेश के नेताओं को कहना है कि दिल्ली के नेता हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। तो अभी एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने की कोशिश चल रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी उसके बाद से बयानों का आना बंद हो जाना चाहिए था। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अनुशासित पार्टी है, वहां इस तरह के सार्वजनिक बयान नहीं आते। अभी आप देखेंगे गोरखपुर के एक एमएलसी का बयान आ गया, उसने योगी को चिट्ठी लिख दी है। तो इस तरीके अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरुआत होगी कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये जो आपने एमएलसी की बात कही रोहन, एमएलसी का भी कहना यह था कि टीचर्स पर मनमाने तरीके से एक तरफा ऑर्डर पास कर देना ये ठीक नहीं है और ये एक साजिश नजर आती है। लेकिन अभी जो यहाँ पे पंतनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, क्या ऐसा लगता है कि ये चुनाव नतीजों का रिपरकशन है? जिस तरीके के बयान आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव बनाने की रणनीति क्या थोड़ी कामयाब हो गई? वो दबाव में आए हैं? नहीं, मुझे लगता है मीनाक्षी की जिस तरीके से हम बयानबाजी देख रहे हैं 2017 के बाद जब 2022 के नतीजे आए थे, भाजपा की जो टैली थी वो 57 सीटों से नीचे गिर गई थी। लेकिन आप ये शायद भूल गए कि 2022 में जो आज केशव मौर्य के हम बयान के बारे में जिक्र कर रहे हैं बार बार, 2022 में केशव मौर्य खुद सिराथू से, जो उनका घर का गांव है, वहां से वो चुनाव हार गए थे। और मुझे अभी करीब 6000 वोटों से 6000 वोटों से। अब आप चाहे मसला वो कास्ट कॉम्बिनेशन पे लगाएं, आंतरिक दबाव पे लगाएं, जो भी हुआ हो, लेकिन अपने गांव से हारना तो एक क्वेश्चन मार्क तो रेस करता है केशव मौर्य पे। अब ये एक
स्वाभाविक बात है कि 2017 में केशव मौर्य ही भाजपा के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, जिसके अंदर वो जीत इतनी बड़ी हासिल हुई। वो एक बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन आज इन रिजल्ट्स नतीजों के बावजूद मैं आपको बता दूं, आज आप चाहे वेस्ट यूपी में आ जाइए, पूर्वांचल में आ जाइए, पूर्वी यूपी में आ जाइए या पश्चिम में, हर तरफ खींचतान चल रही है। आप देखिए, 1 महीना हुआ नहीं रिजल्ट को जब आए हुए, विदिन 1 हफ्ते में संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम ने बयान दे दिया। संगीत सोम जो उनके साथ में 2014 के जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए 2013 के, उस समय ये लोग साथ में इकट्ठे उसके लिए एक साथ इन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। वही सुरेश राणा, वही संगीत सोम, वही संजीव बालियान आज खींचतान के बावजूद आपस में एक दूसरे से लड़ और भिड़ पड़े हैं, और उसका जो नुकसान हो रहा है वो मुझे लगता है भाजपा को बहुत ज्यादा हो रहा है। जाट वर्सेस राजपूत हो गया, कहीं राजपूत वर्सेस ओबीसी हो गया। तो जो कास्ट जो है ना, वो बीजेपी के अंदर आज बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। ये वही कास्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, गैर यादव हूं, उन्होंने जिताया 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव। गैर ओबीसी जितने भी ओबीसीज में रैंक्स आती थी, चाहे वो मौर्याज हो, उनके कारण ही वो चुनाव जीते। लेकिन अब जो सिचुएशन आ चुकी है वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बदलाव की तरफ चाहती है बीजेपी कि मुझे लगता है कि ये बयान आते ही रहेंगे जब तक कि संगठन और संघ दोनों मिलके, दोनों तरफ से जो राइवल कैंप्स बन चुके हैं बीजेपी में, उनके समझौता ना कराएं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। आप निषाद की बात करें, संजय निषाद की। संजय निषाद तो 2016 के बाद से लेके 21 तक गोरखपुर से निषाद पार्टी बना के बैठे हुए थे, और उनको गोरखपुर से लाने के लिए एक दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया दिल्ली से कि क्यों उनका आना जरूरी है, जबकि वहां पे कोई वोट बैंक भी नहीं था। हर बारी वो वहां से चुनाव हारे, फिर भी उनको एमएलसी बनाया गया और उसके बाद मिनिस्टर भी बनाया गया। तो क्यों आज वो इतना बड़ा सवाल जवाब मांग रहे हैं? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि आप तो दूसरी पार्टी से आए हैं, बीजेपी में तो आप थे भी नहीं इस मुद्दे पे। तो अगर आप योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं तो क्या आपको ये पहले मंजूरी नहीं थी इस बात पे? नहीं, वो देखिए, नतीजे आने के बाद ही सब बोल रहे हैं, वरना बुलडोजर जैसा हमने पहले भी चर्चा की, तो बुलडोजर आज से तो नहीं चल रहा है, माफियाओं पर भी चल रहा था, जगह जगह जहां जहां अतिक्रमण हो रहा था। और ये बात सुमीर जी ने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन हर्षवर्धन जी, मूल सवाल ये है कि क्या ये जो दबाव बनाने की रणनीति है योगी आदित्यनाथ पर, मुख्यमंत्री पर, क्या ये काम करेगी? नहीं, मुझे लगता है ये योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की रणनीति नहीं, इसको थोड़ा स्पष्टता समझना चाहिए। अलग अलग लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिहाज से उनको लगता है कि इस वक्त शायद दबाव बनाने की रणनीति कारगर हो सकती है। ये कोई योगी पर दबाव बना लेंगे और योगी जी मतलब बुलडोजर रुका है, इसके पीछे वो बयान नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो अभी मतलब 2 तरह की चीजें होती है। एक तो ये कि मान लीजिए नाले पर या कहीं अतिक्रमण है, साफ साफ आपको दिख रहा है, वो हटाना है, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए पूरी की पूरी बस्ती बस गई है, उसमें आपने उस वक्त क्यों नहीं तय किया? और हो सकता है कि वो कहें कि हमारे शासनकाल में नहीं, पहले बन गई। लेकिन अब इस देश में ढेर सारे ऐसे इलाके हैं जहां तय मानकों के लिहाज से, शहर के लिहाज से वो सुविधाएं नहीं है। छोटी सी सड़क है, पतली सड़क है, नाली का रास्ता नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, बारिश होती तो जलभराव हो जाता है। अब लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि अचानक आप कहें कि हम चलो ये इतना तोड़ेंगे और चौड़ी हम सड़क बना देंगे, डबल लेन की बना देंगे। तो मुझे लगता है ये वो चीजें हैं जिसको सरकार को वहां के लोगों से बातचीत करके उसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, उनके बीच में सहमति बनानी पड़ेगी कि भैया आपके इलाके में बगैर सारी सुविधाएं हो जाएंगी, बेहतर सड़क होगी, बेहतर हर तरह की व्यवस्था होगी, तो आपकी भी जमीन का रेट बढ़ेगा, आपकी भी अपनी लाइफस्टाइल बेहतर होगी। उस इलाके में जो लोग अच्छे इलाके में जाना चाहते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसका दूसरा पहलू है। अब सवाल यह है कि जब से 7 साल से आई है, क्या 7 साल में अतिक्रमण कहीं नहीं हुआ? 7 साल में क्या अतिक्रमण नहीं हुआ? यह बड़ा सवाल। अगर उस 7 साल में अतिक्रमण हुआ है तो क्या आप उन अधिकारियों को, उन लोगों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं? इसका जवाब पूछा जाना चाहिए। ये केवल अतिक्रमण की बात नहीं, बुलडोजर कार्रवाई की बात नहीं। अब टीचर्स वाले मामले में क्या टीचर्स से बात की गई? अब जो टीचर्स हम लोग तो पूरा इस पर एक दिन, हर्षवर्धन जी, वो सीएल कह रहे हैं, सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि हाफ डे हमें मिलता नहीं है, हमें कैजुअल लीव मिलती नहीं है। वो कह रहे हैं हम अटेंडेंस भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले विजय जी वो ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी सी मांग तो मान लें कि हमें हाफ डे तो दे दे, कैजुअल लीव तो दे दें। देखिए, वो भी अभी दबाव की राजनीति है, और हालांकि इस पर तो ज्यादातर लोग सहमत नहीं है कि वो अटेंडेंस को लेकर इस तरह का दबाव बनाए।
और जो मांगे उस पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार को उस पर काम करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है अटेंडेंस होनी चाहिए। हाँ। इस बात को लेकर तो मैं भी कह रही हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन क्या हाफ डे नहीं मिलनी चाहिए, क्या कैजुअल सवाल लीव वहीं नहीं से मिलनी शुरू किया चाहिए? कि दूसरे वाले लॉजिकल नहीं है। हाँ, तो वहीं पर बात हो कि उस गर्मी की छुट्टी में वो रहते हैं तो दूसरे लोग तो छुट्टी पे नहीं चले जाते। सीएल मिलती है तो 14 सबको मिलती है, उनके पास भी है, आप भी ले लीजिए। अब आप कहेंगे नहीं आज हमको घर जाना है तो आज आधे दिन की छुट्टी दे दो, हम तो जान रहे हैं ना, हम तो और वो स्कूल में फर्क है ना, ना, आधे स्कूल में आधे दिन जाना है, लेकिन वो सरकार बात करके कर सकती है। सवाल ये है कि सबसे महत्वपूर्ण ये जो सारी स्थितियां वो बन क्यों रही हैं? अब ये राजनीति क्या है इसके पीछे? राजनीति यही है कि चुनाव के नतीजे में जब आप हार जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं तो सब लोग अपनी तरफ से बोलने लगते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि 7 साल से सरकार चल रही है, 7 साल से आपने कहा कि बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अब ये कह देना कि नहीं वो पंतनगर की कॉलोनी 2016 में बनी थी उनकी सरकार से पहले, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो 7 साल से आपके छाती पर ही बैठे हुए, वो तोड़ देते आप यदि तोड़ना। और हर चीज ने बड़ा सवाल किया कि क्या इसके बाद कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है? और समीर जी जो कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? पहले पूछते कि भाई ये फाइल किसने क्लियर की है, जो ये घर कोई भी आम आदमी बिना वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है या कॉर्पोरेशन है उसके बिना नहीं बना सकता। बहुत डरता है आदमी, वो सोचता है कि भाई उससे झगड़ा ना पड़े, पैसा लगा रहा है। तो क्या उनके खिलाफ कोई बिल्कुल, जो अपना घर बना रहा है वो तो सबसे पहले तय करेगा। लेकिन अभी ये सब इसलिए भी चल रहा है कि हार के बाद किसी की जिम्मेदारी संगठन में तय नहीं की गई। वो सरकार की है, मुख्यमंत्री की है, प्रदेश अध्यक्ष की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी भी है, तो वो हिम्मत नहीं हो पा रही। और असल बात क्या है कि सबके सब जिम्मेदार है, बिल्कुल, इसलिए कोई भी उस जिम्मेदारी पर तय नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझता है जैसे ही किसी की जिम्मेदारी थी कि फाइल तो कई टेबलों पे घूमी होगी। हाँ, तो नहीं, चुनाव नतीजों की भी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी की आप जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी तो वहां के संगठन, वहां के जो लोग हैं वो कहेंगे भैया आपने टिकट दिए थे, आपने ये कार्य किया था, आपने रैली की थी। तो वो जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, ये एक मैं कह रहा हूँ साइड इफेक्ट कह लो इलेक्शन रिजल्ट का कि वो है। और इस पर संगठन को केंद्रीय स्तर पर तय करना पड़ेगा कि वो आगे क्या बढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है। केशव मौर्य जी की भी अपनी परेशानी है, वो 2016 में अध्यक्ष थे, 17 में आपने 325 सीटें जिताई, तब तो आपने केशव मौर्य को अध्यक्ष नहीं बनाया। आज आपने जो बात बोली कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स का साइड इफेक्ट है, शिक्षकों वाले पे एक लाइन बोल दूं मीनाक्षी जी, देखिए उनकी जो सबसे बड़ी जरूरी मांग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और इसको सरकार को भी सोचना चाहिए। वो कोई एसडीएम, डिप्टी एसपी और डीएम थोड़ी ना है, उनको आप क्यों दूर दूर ट्रांसफर करते हैं? किसी भी प्राथमिक शिक्षक को जिले में सबसे नजदीक का उसका स्कूल दीजिए ना, जवाबदेही तय कीजिए, लेकिन नजदीक का स्कूल दीजिए। क्यों वो बीएसए के दफ्तर पर खड़ा रहेगा आपके नेता के यहां? और कल तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं भाजपा के एक नेता से बात कर रहा था, भाजपा के विधायकों की एक आध 2 विधायक हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर कहीं और अपनी सरकार में ट्रांसफर नहीं करा पा रही। ये भी आश्चर्य।